अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं। और दूसरा ये कि हमारी वेबसाइट को पिछले 9 माह से इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है। इस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। जजेस के खत के हवाले से मेरी अभी थोड़ी देर पहले शाहीन साहब भाई साहब से बात हो रही थी, तो उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं ना, इस वक्त पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 2 सालों में जो कुछ भी किया है इस वक्त पाकिस्तान में, उनका उनको सिर्फ नुकसान हुआ है और फ़ायदा सिर्फ एक शख्स को हो रहा है। वो है इमरान खान साहब। जेल में बैठे हुए हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें वो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले रायन ग्रिम साहब, जो कि बड़ी ऑब्वियसली हमें इंटरनेशनल मीडिया में इतना ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रही है पाकिस्तान में जो इस वक्त फैशिज्म हो रहा है, लेकिन रायन ग्रिम साहब जो हैं, ये द इंटरसेप्ट के जर्नलिस्ट है, ये कंटिन्यूसली इसको हमारे जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी ये वाइट हाउस में बैठे हुए थे और इन्होंने वाइट हाउस से ये जजेस के लेटर के हवाले से सवाल किए। Ryan, go ahead. Pakistan. Yeah. Don Liu last week had said that he wants to see the Pakistani courts undertake an investigation into election rigging and irregularities. Today, as you may have seen, there was this extraordinary statement from 6 Supreme Court justices in Pakistan saying that they have been pressured, tortured, their families kind of abducted and pressured by the Pakistani military to put pressure on the court system. You know, what is the U.S. response to these judges coming forward rather courageously to make these claims? And does that undermine the confidence in the court's ability to kind of independently assess the election? So let me just say with that, I saw the letter right before I came out here. I didn't have a chance to read it or to consult with any of my colleagues about it. So before I offer any definitive comment, let me take that back and consult with people and get something for you. अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि ये सब कुछ देखने के बाद ऑब्वियसली अमेरिकन जो हैं वो सब इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं जो भी पाकिस्तान में हुआ है पिछले 2 सालों में। लेकिन अब ये है कि अब उनके लिए भी जो है ना, मुंह छुपाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो रिगिंग के हवाले से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हुई है। अब ये जो जजेस ने जो खत लिख दिया है, अब ये वाला जो खत है, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पढ़ा जाएगा। वहां पर भी इसके ऊपर सवाल उठेंगे, हर जगह पे इसके ऊपर सवाल उठेंगे। और फिर अभी थोड़ी देर पहले शाहीन साहब भाई साहब कह रहे थे कि ये अभी आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये जब सऊदी अरब गए हैं मिलने के लिए, एमबीएस से मिले, वहां पर एमबीएस ने इमरान खान के हवाले से उनसे बात की है और उन्होंने उन्हें स्पेसिफिकली कहा है कि ये जो इमरान खान के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। अब आप ये देखें, किसी टीवी चैनल ने इनिशियली इसको कवर नहीं किया, ये जो 6 जजेस का लेटर आया था। लेकिन हुआ ये कि सोशल मीडिया पर बच्चे बच्चे के पास जो है ना, लेटर की कॉपी पहुंच गई है। उसके बाद सोशल मीडिया पे आज सारा दिन इस लेटर के अलावा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। जिस मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इन्होंने 10 अरब रुपए उनको बांटे हैं कि तुमने सिर्फ हमारे हवाले से बात करनी है और इमरान खान का नाम भी नहीं लेना, उसकी तस्वीर भी नहीं दिखानी है, सोशल मीडिया ने उसको ऑब्सोलीट कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। वो मजबूर हो गए कि इसके ऊपर बात की जाए। इस हवाले से रिजवान गलजाई साहब कहते हैं, टीवी चैनल्स अब देखता कौन है, जजेस का खत 1 घंटे में सारे पाकिस्तानियों के मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच गया। उसके बाद साकिब बशीर साहब कहते हैं इस खत के हवाले से, कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से खौफनाक हकाइक इल्जामात रिकॉर्ड पर लाने के बाद 2023 और 2024 में होने वाले हाई प्रोफाइल ट्रायल्स पर सीरियस सवालात उठ गए। जितने इस हवाले से शहबाज गिल साहब कहते हैं, एक जज के बेडरूम में लगे कैमरे से इनकी और फैमिली की बहुत ही जाती किस्म की वीडियोस रिकॉर्ड की गई। वाह मेरे मुहाफिजो वाह। फिर उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा की भी ट्वीट आ गई है, कहती हैं इन 6 जजों से कहा जाए कि इल्जामात साबित करें। अगर जज साबित करने में नाकाम हो जाएं तो इन सब को ओहदे से फारिग करके जेल में डाला जाए। माशाल्लाह। हमाद अजहर साहब कहते हैं, ये 6 जज पूरी कौम के हीरो हैं। ये चाहते तो अपनी जात को बचाने के चक्कर में अदालतों और इंसाफ को कुर्बान होते देख सकते थे, लेकिन मुश्किलात के बावजूद इन्होंने मुल्क में रियासती बदमाशी और ब्लैक मेलिंग के खिलाफ आवाज उठा दी।
आपकी जुर्रत को सलाम। वकास अमजद साहब कहते हैं मालूम पड़ गया होगा कि आजम सवाती क्यों रोया था। 6 जजेस के खत के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को मिलने के लिए बुलाया। तो इस मुलाकात में काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया भी मौजूद इस थी। खत के तनाजुर में आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से मुलाकात की है, और उस मुलाकात के अंदर इतला के मुताबिक चीफ जस्टिस की अहलिया भी मौजूद थी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। खैर, उनका उससे क्या काम था वो एक अलग बात है, लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर पिछले 1 साल में जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर होता रहा, उस पर यह खत एक चार्जशीट है जो कि वाजे कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के घरों पर क्रैकर हमले होते रहे, वहां पर आईएसआई और खुफिया एजेंसियां आके उन पर प्रेशर डालती रही कि उनके मर्जी के फैसले किए जाए। तो इस पूरे साल के अंदर जो फैसले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर हुए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुए, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, या फिर इन्हीं जजेस के ऊपर जो कि इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं और वो मांग रहे हैं कोई वे आउट कि हमें बताएं कि हमने क्या करना है। इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कहते हैं मुझ पर प्रेशर डालने के लिए मई 2023 को मेरे भाई को अगवा किया गया। फिर जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो केस लेकर गया तो मुझे पता लगा कि मेरा केस सुनने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के भाई को भी अगवा कर लिया गया है। अनबिलीवेबल। शॉक्स दिए गए। मई 2023 में नाजरीन आपको याद होगा 27 मई की शायद ये तारीख थी, मेरे घर के ऊपर हमला हुआ इस्लामाबाद में। 20 से 25 रेंजर्स और पुलिस के एहलकार, इंटेलिजेंस के एहलकार आके मेरे भाई को उठा के ले गए, और उसका मकसद मुझे ब्लैकमेल करना था कि मैं इमरान खान के खिलाफ बादम अफवाह बनूं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, केस फाइल किया अबडक्शन का, तमाम लोग इनकारी हो गए। इस्लामाबाद में केस जो था वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में लगा। उन्होंने इस मामले का सख्त नोटिस लिया और डीजी रेंजर्स को इन पर्सन तलब कर लिया था। तो जी ये किस्सा उसी वक्त का है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के भाई को, बहनोई को उठा लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, और आपको याद होगा कि फिर इस सारे मामले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया था, और फिर उसके बाद अदालत से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे मेरे भाई की बाजियाबी के लिए फिर जो मुझे भाग दौड़ करनी पड़ी वो यहाँ पे बरतानिया में, लंदन में करनी पड़ी। यहाँ से प्रेशर किया यहाँ की गवर्नमेंट का, तो मेरे भाई को इवेंचुअली रिलीज किया गया तकरीबन 93-95 दिन बाद। लेकिन उस वक्त भी मुझे ये मालूम हो गया था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनको मैं बड़ा हाई रिगार्ड करता हूं, उनको भी बैक ऑफिस ये करना पड़ा कि उनकी अपनी फैमिली के साथ ये विपता गुजर रही थी। और इस चीजों का मुझे इसलिए भी पता था क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील हूं। जजेस हमारे सारे अच्छे जानने वाले थे, तो हमें जो कॉमन दोस्त थे उनके थ्रू ये चीजें पता लगती रही थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त ये इंटरनली क्या हो रहा था, ऑफ कोर्स वो अब हमारे सामने आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि कंफर्मेशन है जो उस वक्त कुछ सहाफियों ने भी ये खबर ब्रेक की थी कि मेरे भाई वाले केस में मोहसिन अख्तर कियानी साहब केस से अलग इसलिए हुए थे कि उन्होंने आईएसआई ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के भाई को भी ब्रदर इन लॉ को अगवा कर लिया था। आगे चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये एक जो पुराना क्लिप है ना, मरीम नवाज साहिबा का एक सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें इन्होंने बार बार ये कहा हमारे पास वीडियोस हैं, मुनासिब वक्त पर सामने लेके आएंगे। ये जजेस को ये मरीम नवाज साहिबा इस तरीके से ब्लैकमेल करती थी। ये क्लिप देखिएगा जो सर्कुलेट कर रहा है। मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। 1 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या? लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। क्या यार, शहरियार आफरीदी का ये क्लिप देखकर कोई एक ऐसी आंख होगी जो नम न हुई हो। इवन कि ये जो एंकर साहब बैठे हुए हैं इस्लामाबाद टुनाइट के, ये बड़े ही क्लोज समझे जाते हैं शरीफ फैमिली के। इवन कि वो भी सुन के शॉक हुए बैठे हुए थे। ये क्लिप मैं बता रहा हूं, जब मेरे पे सख्ती आई, औरों को तो छोड़े, मेरे अपनों ने मुंह फेरा है मुझसे। मेरी बेटियों को पूछता नहीं था। 10 दिन वो रोडों पे रहे हैं, 10 दिन झाड़ियों में, एजेस में, और छोड़ें ये जो नशे में धुत है, जो आज समझते हैं कि इख्तिदार है और मैं सब कुछ कर लूंगा। भाई
पहले भी मौत आई थी, अब भी मौत आएगी, सबको आएगी, कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत। ना करें। उसके बाद ये एक बड़ा ही फनी क्लिप है शौकत बसरा साहब का, छोटा सा क्लिप है, ये देखिएगा जरा। मैंने एक बात कहनी है, देखिए दोनों मेरी कुलीग्स बैठी हैं और दोनों मेन पार्टीज हैं। हमारा मानना यह है कि जो मैंडेट का डाका पड़ा है, जो मैंडेट चोरी हुआ है, इसकी 3 बेनिफिशियरी जमातें हैं, एमक्यूएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी। मैं तीनों को एक बात कहता हूं, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, इन्हें कहें कि मेरे साथ आमीन बोलें कि हारने के बावजूद जिसने हल्फ उठाया है, अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद कर दे। बोलो आमीन, इन्हें कहें बोले आमीन। बोलेंगी उस्मा कारदार और शर्मिला बोलेंगी मेरे साथ आमीन? डॉक्टर मारिया, आप मेरी तरफ से बस नहीं बोलेंगी। एक पैगाम अब नहीं बोलेंगी। ये मैं मेरी बात का जवाब नहीं देंगी आप। खत्म कर दें। मेरी बात का जवाब नहीं देंगी अभी आप। रेड लाइन बना ले। मेरी बात का जवाब है आपके पास। इनको तो डॉक्टर मारिया, ये है आरटीएस पे आपका ये है उंगली आपकी आरटीएस पे रख इस जमहूरियत, इस असेंबली की ये क्रेडिबिलिटी है। 100% आपकी मैंडेट आपको दे दें पाकिस्तान में, बाकी तो कोई सियासी पार्टी है ही नहीं, जो बाकी तो किसी के पास। मैंने क्या बात की है? मैंने तो बात ही नहीं की। अगले दोबारा बता दीजिए डॉक्टर मारिया, बाकी तो है, डॉक्टर मारिया, मैंने तो अच्छा सुन लें तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्यों नहीं जाते एपीलेट कोर्ट्स में, आप जाएं हाई कोर्ट में, बसरा साहब जरा दोबारा बता दीजिए, वहां पे अपने केस। मैं दोबारा बात क्या? मैंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं। वैसे पंजाबी के अंदर सच आख्या भामड़ मचता है, वो मच चुका है। मैंने तो ये बात कही है कि जो लोग हारने के बावजूद जिन्होंने झूठा हल्फ उठाया है, अल्लाह नबी के नामों के नीचे कुरान पाक पे हल्फ उठाए हैं, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे। मैं इनको दोनों को बोलो, कहीं आमीन। अल्लाह ताला तो इसमें क्या बुरी बात कह रहा हूं? करने वालों मैं कहता हूं आमीन, मैं कहता हूं आमीन, मैं कहता हूं आमीन। जो आप 100 बारी मैं कहता हूं, जो इल्जाम तराशी करे धांधली के वाले से, अल्लाह ताला उसको भी तबाह बर्बाद कर दे। एक भी सबूत नहीं किसी चीज का। अगर सबूत होता तो शायद आप सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर मारिया फैसला कर दें, दिखा देते कि जी डॉक्टर मारिया प्रूफ है, आप फैसला कर दे। मैंने क्या कहा है जिसके मुताबिक हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। तो एक अब आप अंदाजा करें, ख्वाजा आसिफ साहब ओपनली कह रहे हैं, ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम के लिए कि भाई मेरे पास, मैंने इलेक्शन जीतना था 2018 का, तो मैंने इस वजह से बाजवा को कॉल करके, क्योंकि इलेक्शन सारा वही मैनेज कर रहे थे, कि यानी कि थोड़ी सी बंदे में कोई शर्म, कोई हया भी होनी चाहिए। जल बाजवा को क्यों भेजा? वो रिजल्ट जो था, जो ही वाज डूइंग इट, सारा कुछ वही कर रहे थे ना, सारा इलेक्शन वो करवा। मेरा मतलब है इमरान खान उन्हें नहीं भिजवाना है इलेक्शन कमिश्नर भिजवाना इलेक्शन आर्मी चीफ ने क्यों भिजवाता? इलेक्शन कमीशन उस वक्त जो सेक्रेटरी, जो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो वारदात वो कर रहे थे, वो भी मुझे पता था। तो मैं रेलिवेंट बंदे ने भिजवाता चंगा लगना सन। 2018 के इंतखाबात यू आर सेइंग वो मैनेज बाय जीएचक्यू बेसिकली, एब्सोल्युटली मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐलान कर दिया, अब फैसले ऐवानों में नहीं मैदानों में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ईद के बाद मुल्क भर में अवामी असम्बली के नाम से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा ही पावरफुल, एक छोटी सी लाइन थी लेकिन बड़ी मीनिंगफुल किस्म की लाइन थी। कहते हैं जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे ही 9 मई करके हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। राजनपुर के रिहायशी हाफिज मुद्दस्सिर 10 माह से मिलिट्री हिरासत में हैं, इन पर तशद्दुद भी किया गया। काले शीशे वाली गाड़ी आई और मुलाजमत की जगह से ले गई। घर के वाहिद कफील हैं। बूढ़े बाप को सदमे से 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है और बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठकर बेटे की राह तकती है। तो मेरे भाई तकरीबन कोई 10 महीने से जो है ना मिलिट्री कस्टडी में। स्टार्ट में तो हमें कोई पता नहीं था कि मेरे भाई कहाँ पे हैं, 2 महीने से। तो खुद किडनी ट्रांसप्लांटेड हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मैं उस वक्त कराची में था, तो भाई के साथ मेरा बाकायदा से रोजमर्रा की बुनियाद पे रब्ता होता था। तो उस वक्त अचानक से कट जाना रब्ता, फिर उसके बाद मैंने बात की भाई से, पेपर ऑफ मुसलसल ही। फिर मैंने तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, फिर कोई उनके जो है ना रूममेट से बात की कि वो कहाँ पे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कोई ब्लैक शीशे वाली गाड़ी आई, उन्हें ले गई और बड़ी सख्ती से उन्हें मतलब दरम्यान में बिठाया और वो ले गया कहीं पे। तो मैं तो पहले स्टार्ट में बहुत परेशान हुआ। स्टार्ट में उनके ड्राइवर थे कोई, वो भी बता रहे थे इस तरह के ना।
तो मैं मुनासिब नहीं समझा कि मैं घर में बताऊं किसी को। 2-3 दिन तक शायद मैं भी मैंने जो ये सारा सिलसिला, मेरे वालिद साहब क्योंकि हार्ट पेशेंट हैं और शुगर पेशेंट हैं, और वालदा भी डायबिटिक हैं, और उनकी कंट्रोल में नहीं होती पहले भी शुगर ना। तो मैं इस तरह का सदमा बिल्कुल नहीं देना चाहता था। तो मेरी न्यूली शादी हुई थी तकरीबन कोई मई में, वो फरवरी में ना, 8 फरवरी में मेरी शादी हुई थी। तो ये बिल्कुल ही एक अजीब सा वाकया हो जाना था हमारे लिए ना। तो जब पता चला, कोई 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, हमने कोई समझ नहीं आ रही थी कहाँ गए। फिर मैं लाहौर में चला गार्डन टाउन में कि पता कराऊं, कोई रपट लिखवाऊं, कोई FIR दर्ज करवाऊं कि क्या हुआ मेरे भाई को। जब मैं अब मुझे बताइए कि इमरान आप कहाँ पर रहते हैं? आप कराची में रहते हैं? नहीं सर, मैं राजनपुर में रहता हूँ, जनूबी पंजाब का इलाका है। ओके, तो आप लोग राजनपुर में रहते, तो मुदस्सिर लाहौर में क्यों था फिर? जी, मुदस्सिर वहाँ पे काम करता था, हमें फाइनेंशियली ओके सपोर्ट के लिए वो जॉब करता था वहाँ पे। ओके, तो मुदस्सिर को कहाँ से पकड़ कर लेकर गए? उसके दफ्तर से, यहाँ जहाँ वो काम करता था वहां पर? जी जी सर, वो दफ्तर के बाहर से गार्डन टाउन। पहले तो वो मुझे कहता था यार, कोई मुझे मतलब कि बार बार पोस्ट ऑफिस से कॉल आती है, पोस्टमैन कॉल करता है कि यार आपकी कोई डाक आई हुई है मेरे पास, तो वो उठा के ले जाएं। तो मैं उन्हें कहता था आप पहुंचा दें मुझे। जब वो बार बार मुझे इसरार कर रहे थे, 2-2 बजे तक कॉल आ जाती थी, तब मैं बाहर गया। तो फिर यही कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। उसके ड्राइवर का यही बयान था। फिर जब हम पहुंचे, मैं खुद गया था गार्डन टाउन में ना, तो वहाँ पे मैंने SHO से बात की, उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। तब फिर मैं उनके सामने सब आपने निशान भी दिखाया जो मैं किडनी ट्रांसप्लांटेड हूँ, और अपनी फाइल्स भी ले, अपनी सारी कॉपीज वगैरह, कि हम जो है ना बहुत परेशान है। मैं घर वालों को नहीं बताना चाहता, अगर मैंने बता दिया कि मेरे भाई को कुछ हो गया तो मेरे वाले साहब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाएं, हम आपको फिर आगाह करेंगे। तफ्तीशी अफसर था कोई तोफैल, तो उसने हमें जो है ना मुझे भेज दिया वापस कि आप चले जाएं, आपकी हालत ठीक नहीं है, आप किडनी ट्रांसप्लांटेड और बाकायदा से आपकी मेडिसिन चल रही है, तो आप घर जा सकते हैं। जब मैंने अपने हालत भी बताई और वालिद साहब की भी बताया कि उनकी मेडिसिन हो रही है बाकायदा से ना, तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ किसी भी सूरत में ना। तो आप काइंडली मुझे अगर बताते हैं कि मसला हल हो जाना, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, कोई सिस्टम बनाता हूँ किराए वगैरह पे ना, तो हमारी रिहाइश का भी इशू है वहाँ पे। तो दफ्तर में क्योंकि नहीं रहा जा सकता, और का एक दोस्त है, उन्होंने मुझे अपने पास 2-3 दिन के लिए रखा था अपने पास। फिर मैं वापस आ गया था, तो वो तफ्तीशी नहीं, तो अफसर से पुलिस बात ने होती रही। क्या बताया? पुलिस को पता था कि वो कहाँ पर है? नहीं, पुलिस को मुझे तो बताया कि हमें नहीं पता, कि हम पता करेंगे ना। आप मेरी FIR भी उन्होंने कर ली थी, और रपट नंबर भी मेरे पास मौजूद है इस वक्त भी ना। तो वो मतलब कि उन्होंने कोई बाद में मुझे तो मुतमईन कर दिया था, लेकिन बताया नहीं। कोई 1 महीना फिर गुजर गया, फिर मैंने रब्ता किया ऐसे ऐसे कि क्या बना, हम परेशान है। फिर मेरे वाले साहब को पता चल गया था। मेरे वाले साहब फिर मैंने जो है ना बात बता दी थी ऐसा से ना, कि उनको कोई परेशानी आ गई है, वो तो नंबर उनका बंद जा रहा है बार बार ना। तो अब उन्होंने कहा आपको पता है तो आप मुझे क्लियरली बताएं क्या बात है। फिर मैंने बता दी कि उनको अगवा किया है किसी ने ना, बाकी अल्लाह खैर करे, बाकी वो नहीं है। फिर मेरे वाले साहब बहुत परेशान थे, अम्मी को भी पता चल गया था। फिर इस तरह ऐसा ऐसा फैमिली सारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। तब फिर उसके बाद जो है ना, कोई 2 महीने के बाद हमारे भाई की कॉल आती है, वीडियो कॉल, जिसमें ना उसके हम निशान देख सकते हैं कि उस पर तशद्दुद हुआ है शदीद किस्म का ना। तो वो बता रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, मतलब कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वीडियो जब हमने कॉल उस कैसे की आपको? वीडियो कॉल पे किसी ने बात करवाई थी ना, वो PTCL नंबर ओके से ना। ओके। जी। तो फिर कॉल आई तो थोड़ा सी तसल्ली भी हुई कि हमारा भाई जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई ऐसा वैसा वैसा नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी हालत देखी तो वो हम बहुत परेशान हुए। मेरी बहनें भी मेरे साथ बैठी थी, वो सारे रो रहे थे, और मैं खुद भी अबदीदा हो गया बहुत शदीद किस्म का। तभी कोई 1 दिन के बाद मेरे भाई मेरे जो है ना वालिद साहब को अटैक होता है, हार्ट अटैक ना। तो मेरी वालदा तो पहले से ही बहुत परेशान थी, तो इसकी वजह से मेरे वाले साहब बहुत, उनकी इको का अभी भी मसला, मैंने रिसेंटली टेस्ट कराया है, मेरे पास वो ड्रॉप टी कोई टेस्ट है दिल का ना, उसकी भी रिपोर्टें हैं, और इको का भी उनका इशू आ रहा है ना। फिर उसके बाद कोई 10 दिन के बाद दोबारा से मेरे वाले साहब को अटैक होता है। तब मैंने जो है ना रिक्वेस्ट की हर किसी से, जब मुझे पता चला कि ये जो है ना मिलिट्री कस्टडी में पहुंच गए हैं, तब तब हम भाई जुमेरात की 7 मिनट बात करते हैं, 8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ठीक है ना। तो पूछा कि क्या फोन बात पर? है, क्या। जी जी, फोन फोन पर पर। बात। जी बिल्कुल।
फिर भाई ने मुझे हमें बताया, हमें मुतमईन करने की कोशिश की मैं ठीक हूँ, बिल्कुल हर लिहाज से मेरा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। और मैं बताऊं कि सर मेरा भाई बिल्कुल बेगुनाह है, वो किसी हमसायों को भी नहीं जानता आज तक ना, जितना भी उसकी है किसी की मतलब के मार पिटाई वाले मामले में गया ही नहीं है, ना कोई इस तरह के वो शौक रखता है। तो जब सर उसको वो